बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे। अब इससे कुछ लम्हात पहले बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कराची की शाह फैसल कॉलोनी से, जहाँ पर फायरिंग करके आलमदीन मौलाना आदिल को शहीद कर दिया गया, उनके साथी समेत। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी। सियासत के ऊपर भी डेफिनेटली बात करेंगे कि सियासत के हवाले से डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बाकायदा तौर पर पूरी एक हिकमत अमली तैयार कर ली गई है कि जलसों का इनेकाद किस तरह से किया जाएगा। बाकायदा एक दूसरे को दावतनामे भी भेजे जा रहे हैं कि आप वर्कर्स को लेकर आएँ, कारकुनों को लेकर बाहर निकलें, जलसे हमारे कामयाब होने चाहिए। मगर इसके साथ साथ आज बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जब आर्मी चीफ ये अलल ऐलान और बिल्कुल वाज़ेह कह देते हैं कि आइन और कानून की रहनुमाई में जो भी मुंतखब होगी हुकूमत, उसकी भरपूर मदद की जाएगी। और इस वक्त अगर मुल्क की बात की जाए तो मुल्क दुरुस्त सिमत की जानिब बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी क्योंकि इमरान खान साहब भी ये कई बार कह चुके हैं कि फौज इस वक्त जमहूरी हुकूमत के साथ है, आइन और कानून के साथ है और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इस हुकूमत की मदद कर रही है। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी तमाम इदारों का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि अगर ये तमाम तर सूरत हाल के बाद अगर जेल भरने की इन्होंने बात की, इन्होंने जबरदस्त हमारी गिरफ्तारियां करने की कोशिश की, तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे, जगह कम पड़ जाएगी। सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। CCP लाहौर ने कल जो बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट तजवीज़ दी थी, पुलिस के कोर्ट मार्शल की तर्ज होने, इस किस्म के तर्ज के ऊपर एक चीज़ सामने आनी चाहिए ताकि पुलिस जो है अकाउंटेबल हो सके। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसका फॉलोअप आपको पहुंचाएंगे। महंगाई के हवाले से हम बात करेंगे, उसका फॉलोअप भी आप तक पहुंचाएंगे। इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किया और क्या क्या इसके ऊपर प्लान्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हारून साहब, सियासत के ऊपर बात होगी। बड़ी अफसोसनाक खबर जो कराची से आई उसके ऊपर भी बात करनी है, मगर आप एक इम्पॉर्टेंट खबर भी शेयर करने वाले थे सियासत के हवाले से। देखिए, नहायत काबिल एतमाद सोर्स से कहता है वो खुसरो बख्तियार और उनके भाई के 250 अरब रुपए के 250 अरब रुपए के असासे उसने डिस्कवर किए। 250 अरब 250 अरब रुपए के असासे डिस्कवर किए। उनके शुगर मिले हैं, एक वो अल्कोहल जिससे बनता है, वो गन्ने के मेरा ख्याल है उससे रस से बनता है, जो इस्तेमाल होता है इसके लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए वो है। 3 शुगर मिले हैं उनकी। 169 5 साल में उनके दौरे हैं जिसकी वो तोजी नहीं कर सकते बैरून मुल्क। ठीक है, 24 मरबे उनकी ज़मीन है, माँ बाप हैं, 3 भाई हैं। वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नादरा में 2 भाइयों का इंदराज है बतौर भाइयों के, वैसे वो 3 भाई हैं। अच्छा, ये मामला जो है इसकी तफ्तीश कर ली गई। इसको कैसे दबाया गया, क्यों दबाया गया, ये नाकाबिल फ़हम है। ये मुल्तान में चल रहा था, वहाँ से लाहौर लाया गया और ये कहा गया कि उनके पेरेंट्स के असासे हैं। और जाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया उनके बरीयत का। तो ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर ये सही है, इस पे कोई GIT बननी चाहिए, इस पे कोई नोटिस लेने वालों को नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि न अगर ये वाक़या दुरुस्त है, मुझे जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि 100% दुरुस्त है। ठीक है, अब ये दुरुस्त है 100%, ये 100% गलती है। इनकी कोई शुगर मिल नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए शुगर मिल तो है, वैसे तो इसकी तरदीद नहीं करते। और शुगर मिल कैसे लगी? 24 मरबे तो कुल ज़मीन है। मेरी भी कुछ जरिया राजी है, मुझे मालूम है जरिया राजी से क्या आमदन होती है, कोई ख़ास काबिल ज़िक्र आमदन नहीं होती। और 169 मरतबा ये पाकिस्तान से बाहर कैसे गए और क्या करने के लिए गए? क्या वहाँ इनके कोई एसेट्स हैं और इनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है? ये तो है जनाब खबर जो मैंने आपसे कहा था। मैं आपको किस तरह से अकाउंटेबल करते हैं वो। अब आते हैं आर्मी चीफ साहब की तरफ। उन्होंने तो हारून साहब, इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही थी कि फ़ौज के हवाले से जो बातें कर रहे थे, मगर आज उन्होंने भी बात कर दी, हम हुकूमत के साथ हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। जी, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही उनके हम साथ दे सकते हैं ना। मुझे आइन और कानून के हदूद से बाहर निकल के अपोजिशन पे हमलावर तो नहीं हो सकते। और मुल्क भी दुरुस्त सिमत में है।
और उसके साथ ये फिक्र बहुत अहम है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हंगामा राय इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है। फिर उन्होंने कामयाबियाँ गिनवाई हैं। वैसे ये बात दुरुस्त है कि हम मसाइल पे बहुत रोते हैं, मसाइल हैं भी संगीन। देखिए ना, पुलिस में ये बच्चों का ख़ास तौर पर जो मामला है, ये इतना अजियतनाक है, इतना अजियतनाक है कि इसके लिए लफ्ज़ मिलते नहीं मिलते। और महंगाई जो है वो आम आदमी जो है वो इस बुरी तरह पिस रहा है कि वो भी बहुत ही तकलीफ दे है। लेकिन हमारी जो कामयाबियाँ उन्होंने गिनवाई हैं वो फर्जी और जाली नहीं हैं, वो असली और हकीकी कामयाबियाँ हैं। और वो मुश्किल कामयाबियाँ थी, वो आसानी से नहीं है हासिल होने वाली थी। उन्होंने कहा हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये एक छोटी सी जंग नहीं थी, एक बहुत बड़ी जंग थी। देखिए ना, शाम में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ है, इराक़ में क्या हुआ है, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है। मुल्कों के मुल्क बर्बाद हो गए हैं और उनके उठने की कोई उम्मीद नहीं है, उनके मुत्तहिद होने का कोई इम्कान नहीं है। कुर्द मसला पैदा हो गया, इराक़ की कौम तकसीम हो गई है बहुत बुरी तरह से, जो पाबंदियों के शिकार हुई हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, कराची में लड़ी जा रही थी। MKM जब चाहती थी शहर बंद कर देती थी। अल्ताफ़ हुसैन उसके आका व मालिक थे, जिसको चाहते थे कत्ल कर डालते थे। सलाहुद्दीन को कत्ल किया गया, हकीम सईद जैसे शख्स को कत्ल किया। सलाहुद्दीन भी कोई कम बड़े आदमी नहीं थे। बहादरी की बहुत कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, मगर ऐसी बहादरी देखने में नहीं आती। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे शुजा आदमी जर्नलिस्ट पैदा नहीं हुआ कभी। हकीम सईद जिसने इतना बड़ा अदारा बनाया, तालीमी अदारे बनाए और इल्म को फ़रोग़ दिया, और यही लोग होते हैं जो माशरे का यानी माथे का झूमर होते हैं माशरे का। उनको कत्ल किया गया, 16,000 आदमी कत्ल किया गया। ये उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये अस्करी क़यादत की कामयाबी है कि उसको इसकी मदद से, मुझे याद है कि उस वक्त जनरल कैनी भी डाउट में थे, डॉक्टर सडल भी डाउट में थे कि ये जो कर सकेगी अपना रेंजर्स ऐसा कर सकेगी। लेकिन रेंजर्स ने एक ऐसा लीडर वहाँ पैदा किया जिसने, पहले आदमी ने भी ठीक काम किया पर दूसरे ने तो कमाल ही कर डाला। उसको बिल्कुल 200-250 अरब रुपये की स्मगलिंग की इंडस्ट्री थी, असला बाहर से आता था, अब भी कुछ ना कुछ होती है। और अगवा बराए तावान था, भत्ता लिया जाता था, वो सारा। बलूचिस्तान के बाद अजला में पाकिस्तान का झंडा नहीं लग सकता था, ऐसा ही है। फिर मैंने सफ़र किया हबीब अकरम साहब के साथ कोयटा से वहाँ तक बगैर किसी गार्ड के, यानी कि शहर में भी कहा जाता था कोयटा में एहतियात बंद। कबायली पट्टी में जो सूरत हाल थी वज़ीरिस्तान में, अब वो फिर मुत्तहद हो रहे हैं। वो बलूचिस्तान के जिस अजला में वो भत्ता लेते थे वहाँ झंडे लहरा रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने वहाँ बहुत से अदारे बना दिए हैं जहाँ बच्चे, चमालांग में मेरा ख्याल है अब तक 30-40 हज़ार बलूचिस्तान के बच्चे पढ़ चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा आदमी फ़ौज में भर्ती हो चुके हैं। कभी फ़ौज में 2-4 हज़ार भी बलूचिस्तान से लोग नहीं होते थे, उनमें बड़े अच्छे अफसर हैं और दे आर द फाइनेस्ट सोल्जर्स। मैं इनके वो जो परेड थी पहली, मैं उसको देखने के लिए गया और मुझसे ज़ब्त नहीं हो सका। मैं स्टेज से उठा और वहाँ चला गया जहाँ वो परेड कर रहे थे, आधा किलोमीटर आगे, और मैंने उन्हें देखा। नायत काबिल रश्क है। वैसे पाकिस्तान तो सारी जो नस्लें हैं, सिंधी भी, बलोच भी, पंजाबी भी, पश्तून भी, चतराली भी। वो कल किसी ने लिखा था गिलगित बल्तिस्तान से, किसी ने पाकिस्तान के बारे में कोई बात की कि यहाँ आओ तो सही, देखो यहाँ हर गांव में 10 शहीदों की कब्रें हैं, यहाँ आओ तो सही, यहाँ आओ तुम्हारा मुंह काला हो जाए। तो खैर ये एक जंग जो है वो जीतेगी। फिर उन्होंने कहा टिड्डी दल के ख़िलाफ़ जंग जीती है। सैलाब और तूफ़ान जब आए हैं उनके ख़िलाफ़ जब फ़ौज को बुलाया गया है। अब वो कहते हैं कि 5th जनरेशन वार है। ये लोगों को समझना चाहिए कि 5th जनरेशन वार क्या है, इनफैक्ट है क्या। रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना, रियासत की बुनियादों के ख़िलाफ़ उकसाना। वो एक बुजुर्ग मेर नहीं है इस्लामाबाद में, वो कहता है मुसलमानों को दुआएं याद कराई जाएंगी, बच्चों पे बड़ी मुसीबत आ पड़ी, सीढ़ी चढ़ने की दुआ, सीढ़ी उतरने की दुआ। आपको पता है वो दुआ क्या है? अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह, जो हर बच्चे को वैसे ही आती है। 2 कलमात है जी, कलमात है। अच्छा, उसकी नज़रियाती बुनियादों को मशकूक बना दिया जाए। फ़ौज टारगेट है इसलिए कि वो सिर्फ जोग्राफी सरहदों की हिफाजत नहीं करती, नज़रियाती जगह सरहदों की। मुझे याद है
जिस दिन जनरल कियानी ने काकुल में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है, तो कैसे ये पैनिक में गए थे। इसका इलाज क्या करते हैं? इंपीरियलिज्म, इसका इस्तेमाल, इससे कि क्या किस तरह इससे निपटता है। देखिए इसमें इंडिया शामिल है। इंपीरियलिज्म से मुराद सिर्फ दूसरे लोग नहीं हैं, ये भी शामिल है। पैसा तो यूरोप से भी आता है और जगहों से भी आता है। ये छोटी छोटी तंजीमें बनाते हैं, छोटी भी बड़ी भी, मुसल्लह तंजीमें भी। ठीक है, आज अख्तर मंगल साहब की पार्टी के एक आदमी ने ऐलान किया कि हम जलसों में शरीक होंगे, कि साडा नल मुक्को, कोई ना कोई मामला हमारे साथ करो वरना हम भी करेंगे। ये इनके भी राब्ते हैं। अच्छा, पीटीएम क्या है? पीटीएम क्या है? पख्तून हुकूक की बात है, बात तो इसी की है। तो 100 सर आंखों पे पख्तून जो है उनको उतना ही हक है इस मुल्क पे जितना किसी और का। रेफरेंडम के जरिए वो इस मुल्क में शामिल हुए थे। लेकिन जो बयानियाँ वो देते हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं जी, जिस तरह अब्दुल समद अचकज़ई ने और उसने कहा, बाकी तो पैसे ऐसी पहले क्वेश्चन नाकाम हुई। वो वली खान साहब का फर्जंद अर्जुमन ने कहा कि ये तो अफगानिस्तान का हिस्सा थे, तो अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था भाई। जब यहाँ मुग़लों की हुकूमत थी तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक हमारी हुकूमत थी। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में बर्मा भी इसका हिस्सा था। तो ये क्या, एक ज़माने में यहाँ पे सिखों ने हुकूमत कायम कर ली थी, वो काबल तक उनकी हुकूमत थी। तो ये क्या बेमानी बात है। वो कश्मीर जो था वो अपना डोगरा को अंग्रेज़ों ने दे दिया था, तो उसमें ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी था, ये भी था। चलिए इस पे तो बात करें। नज़रियात के मामले में कन्फ्यूजन फैलाया जाए, रियासत के नज़रियाती वजूद के बारे में कन्फ्यूजन फैलाया जाए, इसके लिए जर्नलिस्टों पे बहुत काम किया, मीडिया पे बहुत इन्वेस्ट किया अमेरिकियों ने। 90s तक तो अमेरिकी में अंग्रेज़ी मीडिया से मुतमईन थे, उर्दू से नहीं था। फिर उन्होंने उर्दू मीडिया में भी इन्वेस्ट किया, ग्रुप के ग्रुप चले गए। NGOs के नाम पे आपको हैरत होगी, मीडिया ग्रुपों को पैसे दिए गए हैं, नकद पैसे दिए गए हैं। इसको छुपाया भी नहीं गया, उन्होंने जाली अदारे बनाए, उनके नाम पे पैसे दिए। तो ये वो उनका दावा बिल्कुल दुरुस्त है। और आखिरी तज्जिए में उन्होंने कह दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि शोरश बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब वो कहते हैं आइन और कानून के दायरे में, इसका मतलब जलसा करें, जुलूस करें। अब ये इन पे भी है, अक्लमंदों पे। अक्लमंद तो बहुत हैं, बुजुर्ग तो बहुत हैं। आज अपना फंक्शन किया, उसकी इतनी तैयारी की थी, इनका यही हाल है। इनका हर साल में एक आध फंक्शन बहुत बुरी तरह फ्लॉप होता है। हालांकि इनके पास आदमी बहुत हैं, फ्लॉप होता है कि तैयारी नहीं, राब्ता नहीं। जो काम उसको जिन लोगों को इन्होंने सौंपा है उनको सौंपा जाएगा। सैफुल्लाह नियाज़ी को, और वो दूसरा कौन है, मरी का क्या नाम है उसका, उसको सौंपा जाएगा। तो उसका नतीजा यही होगा। मुझे याद है कि लाहौर का फ़ौरन बाद लियाकत बाग में जो जलसा हुआ, तो चौधरी फ़खर एक साहब थे, थे क्या, मौजूद हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं। वो 3000 सामीन लेकर आए, 3000, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी। ठीक है। और ये मरी वाले अब्बासी साहब 3 आदमी नहीं लाए थे, 3, और उसको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा सब्र करो, कुछ नहीं। फिर इन्होंने एहतमाम किया कि उसको टिकट न मिले। अच्छा, इस जाहिर है यही लोग हैं उसके जिम्मेदार। फिर ये अगर तो ये पैनिक का शिकार है, तो बेनज़ीर का जुलूस कितना बड़ा था। मैं पिंडी में था, मैं फ़ोन करके पूछा था यहाँ जर्नलिस्टों से, वो कहते थे कोई तादाद का अंदाज़ा हो सके तो बताएं। लाखों आदमी थे जो एयरपोर्ट से लेके और मीनार पाकिस्तान तक गए और बड़ी तकरीर की मोहतरमा ने, और बड़ी एक दहशत थी। फिर वो पिंडी गई। मुझे याद है सफदर साहब हमारे दोस्त, वो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्हें बुलाया एयरपोर्ट पे मोहम्मद खान जुनेजो ने। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, उनका ये काफ़ी लोग थे, ये था वो था। गालियाँ बहुत बक रहे थे। ये गाली आज की चीज़ नहीं है, ये हमारी सियासी जमातों को अल्लाह के फजल करम से गालियाँ बड़ी गंदी बक रहे थे। मुझे याद है वो गालियाँ। मोहम्मद खान जुनेजो बहुत ठंडे आदमी थे। उन्होंने कहा कोई बिल्डिंग गिरी, उन्होंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा कोई आदमी मरा, उन्होंने कहा नहीं सर। किसी को चोट आई, उन्होंने कहा नहीं। किसी किस्म की कोई नुकसान हुआ, आग लगी कहीं, उन्होंने कहा नहीं। फिर कोई बात नहीं।
इस बार तो कहा जा रहा है कि नुकसान हो सकता है। इसका अंदाज़ा देखिए, अगर तो जलसे जुलूस होते हैं पुरअमन और ये होने देते हैं और पैनिक का शिकार नहीं होते, ये जवाबी जलसे वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज इस पर गौर किया। जलसे करें वो शौक से करें, जमहूरियत और होती क्या है। जवाबी जलसे का भी कोई प्लान भी इनका नज़र नहीं आ रहा। शौक से जलसे जुलूस करें अपना, और बाकी इनको ख़तरा अपने आप से है। वो अभी उनसे बात करेंगे टैक्स कलेक्शन पे और महंगाई जो है वो कैसे बढ़ती है। ये मौलाना का जो कत्ल है, शहादत जो है मौलाना आदिल जी, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हुआ ये है कि तैयारी तो सारी की गई चेहलम के लिए, और चूंकि तैयारी बहुत अच्छी थी और बहुत सी कोशिश तकरीब करी कि नाकाम, इस्लामाबाद पिंडी में कई दफ़ा असला पकड़ा गया। आप अंदाज़ा करें इस्लामाबाद पिंडी में अगर हो, उनकी तो देखिए इंडिया की तो सारी कावड़ यही थी कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे पेश किया जाए। यहाँ ना इन्वेस्टमेंट हो, दाखिली भी ना हो, बाहर से तो बिल्कुल ही ना हो। FATF का क्या ये सारा मामला था, यही मामला था ना, ये जो खटराक था। लेकिन हुकूमत काफी क्रेडिट ले रही है इसके ऊपर। अब उसमें भी कामयाबी हुई। अब ये किया तो गया था ये चेहलम पे खराबी पैदा करने के लिए, लेकिन इंतजामात इतने अच्छे थे कि नहीं हो सका। तो अगले दिन के स्लीपिंग सेल्स तो मौजूद हैं, वो हर जगह MKM के और रा के भी स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं। ये ज़िया के आखिरी अहद से लेकर नवाज शरीफ के पहले दौर में 2 लाख हिंदुस्तानी शहरी कराची में आबाद हुए। वो दुबई का वीज़ा लेते थे, यहाँ का स्टे लेते थे, ब्रेक जर्नी, और यहीं रुक जाते थे। उसमें कितने लोग होंगे जो रहा के होंगे, और कितने लोग हैं जो गए, और कितने लोग हैं जो रुक गए। बहुत सारे रुक गए। कुछ तो लोग रहने के लिए आए होंगे, गरीब लोग बेचारे, उन्होंने कहा ये एक रास्ता है जी। अब तो उसका वो तो मेजर आमिर साहब ने एक दफ़ा गया कराची, इमिग्रेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने नोट किया। उन्होंने कहा भाई लोग वापस क्यों कहाँ जा रहे हैं, वो उसकी तो फहरिस्त दिखाएं जो वापस गए हैं। ये हमेशा वो कोशिश करते रहेंगे। अमेरिका आपसे नाराज़ है CPEC पे, आप उसके कैंप में नहीं जा रहे। इंडिया उनका तस्वीराती हरीफ है। वैसे तो जो इजलास हुआ है क्वाड का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का, बेनतीजा रहा है। उसका कोई डिक्लेरेशन भी जारी नहीं हुआ, उसमें कोई पेशरफ्त भी नहीं हो रही। अपने जजीरों पे उन्होंने अपना असला पहुंचा दिया है जनूबी चीन में, और वो अपनी पोजीशनें इंडिया के बॉर्डर पे भी मुस्तहकम कर रहे हैं। और इंडिया में कुछ अक्लमंद लोग ये कह रहे हैं कि 2 फ्रंट वार हम लड़ सकते हैं। इंडिया 2 फ्रंट वार वो क्या लड़ेंगे। वो जनरल साहब ने आज कहा ना कि 20 फरवरी को उनको सबक सिखाया दुश्मन को। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो वार हार्डन्ड आर्मी है, मुश्किलात। लेकिन हारून साहब, इंडिया की जो ख्वाहिशात हैं उसको तो हवा फिर ऑपोजिशन दे रही है। जिस किस्म के कंडक्ट उनके सामने आ रहे हैं, जो चीजें वो प्लान कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है ना हाइब्रिड वार। अब अगर मेरा अंदाज़ा गलत है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है उसका इशारा नवाज शरीफ की तरफ भी है, इसलिए कि ये इसकी तरदीद नहीं की गई है। बहुत ज़िम्मेदार एक अखबार ने इसने कहा है कि उन्होंने एक अरब मुल्क के ज़रिए अमरीकियों से रब्ता किया नवाज शरीफ साहब ने। वो अफ़गानिस्तान की वजह से और इलेक्शन की वजह से फंसे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान की बहुत सी कामयाबियाँ। अफ़गानिस्तान में उन्होंने कह दिया कि जी क्रिसमस वहीं मनाएं, वापस आ जाएं। और इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया जिसको रोकना जो है, अगर वो ट्रंप हार गया फिर भी मुश्किल होगा। लेकिन वो हमेशा से ये कह रहे हैं और 2-3 हज़ार आदमी रह जाएंगे, इसलिए कि अफगानिस्तान से किसी तरह का ताल्लुक तो रखना चाहते हैं, अड्डे रखना चाहते हैं, माली मदद देंगे, इंटेलिजेंस नेटवर्क रखेंगे, यहाँ अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे। यहाँ से मुकम्मल तौर पर तो नहीं जाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान की अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी हैं। इसमें कौम के लिए एक सबक है। अल्लाह के बंदो, अगर उठ के खड़े हो जाओ और इश्यूज़ को सेटल करो, हुकूमत का भी ये फर्ज है। सवेरे उठते हैं इमरान खान साहब, छोड़ूंगा नहीं, चले इमरान दोपहर होती है छोड़ूंगा नहीं, शाम होती है छोड़ूंगा नहीं। चलिए ओ भाई ये काम छोड़ो जो एहतसाब करने का है, खुसरो बख्तियार समेत सबका एहतसाब करो और बिल्कुल ना माफ करो नवाज शरीफ को। बिलावल भी ठीक कह रहे हैं ना कि ये एहतसाब नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन का जाती इंतकाम है। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे सियासत से मुतालिक जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस मामले को देखा है, टेकअप कर लिया, इसके ऊपर भी फॉलोअप आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, महंगाई पर बात करेंगे मगर कुछ सियासत के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करना बाकी है। आज कुरैशी साहब ने कहा है कि बहुत सारी PDM की ऐसी जमातें हैं तकरीबन जो इस्तीफ़ों के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये लोग इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है कि इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अगर इलेक्शन के ऑफ़र दे रही है हुकूमत तो फिर ये शोर शराबा कैसा, ये हंगामा कैसा, ये जलसे कैसे? फिर नहीं, इलेक्शन के ऑफर तो नहीं दे रही। नहीं, हुकूमत कह रही है कि अगर इस्तीफे दे दें, हाँ, तब इलेक्शन हम कराने के लिए तैयार बैठे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं उन्हीं सीटें पर इलेक्शन। देखिए, इसका इन्हिसार है पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी अभी तक इस मामले में यकसू नहीं है और अब यकसू होना उसके लिए सहल भी नहीं है। इसलिए कि अगर वो अलग होती है तो सिंध हुकूमत जाती है और इसकी कौन जमानत दे सकता है कि अगली दफा सिंध में उनकी हुकूमत होगी। लेकिन अभी तो सिविल सर्विस को और पुलिस को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया, जिस तरह उन्होंने चाहा उसको इसका इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। शहरी इलाके से तो वो बेदखल हो चुके हैं और देही इलाके के लोगों में कौन से चांद उसने चढ़ाए हैं। वो बड़ा मशहूर एक वाक़या है। वो सिनाई एक शायर थे, अपने अहद के सबसे बड़े शायर समझे जाते थे। वो दरबार जा रहे थे कसीदा पढ़ने के लिए, तो वो बादा फरोश के उसके पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो मांग कर, जो लोग बादानोशी करते थे उन्हें लाई खार कहते थे पुरानी फारसी की इस्तिलाह में। एक लाई खार उससे कह रहा है एक प्याला दो बादशाह के अंधेपन के नाम पे। बादशाह के अंधेपन के नाम पे? उसने कहा बादशाह में क्या अंधापन है, बादशाह हिंदुस्तान फतह करने के लिए जा रहा है। उसने कहा गजनी के में उसने कौन से चांद सितारे टांग दिए हैं कि हिंदुस्तान फतह करने जाता है, यहाँ कौन से लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है। उसने एक प्याला उसे दिया, वो घटाघट पी गया। उसने कहा एक प्याला सिनाई के अंधेपन के नाम पे। अच्छा, उसने कहा सिनाई के तो बादशाह को तो चलो ठीक है, तुमने एक बात पॉइंट आउट की कि अपनी रियाया की भिलाई किए बगैर उसको फतूहात की फिक्र लाक हो गई। तो सिनाई तो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, नेक आदमी है। मतलब सिनाई के बारे में इकबाल ने यह कहा था कि सिनाई के बहर में मैंने गव्वासी न की वरना अभी इस बहर में बाकी हैं लाखों लुलुए लाला। सिनाई का इतना बड़ा मकाम है। तो उसने कहा सिनाई में क्या अंधापन है? क्या जवाब मिला? उसने कहा कमाल है, इतना बड़ा शायर, ऐसा फसी वजी शकील, खानदान अच्छा, दामन पे कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, इतना उजला आदमी, और जाके कसीदे पढ़ता है। इतना इल्म अल्लाह ने दिया, ये बादशाहों के लिए दिया है। गौर फरमाया ना आपने जी। बात यह है कि कोई कारनामा न इस हुकूमत ने अंजाम दिया है न अपोजिशन पार्टियों ने अंजाम दिया है। इमरान खान साहब का हाल ये है, वो महंगाई पे फिर बाद में बात करते हैं। बाकी ये क्या जवाब देंगे शहबाज शरीफ साहब? एक देले की करप्शन नहीं की, एक देले की करप्शन। और नवाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे? इतने टीटी से पैसा आएगा। और जरदारी साहब क्या जवाब? सारा है ना सारा उन पे। अगर वो मुस्ताफी हो जाते हैं, और सिंध में उन्होंने किया क्या है जिसपे उन्हें वोट मिलेंगे? अगर 8-10 वडेरे उन्हें छोड़ दें, 8-10 वडेरे उन्हें छोड़ दें, हाँ, तो उनका किस्सा पाक है हमेशा के लिए। वो ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो छोड़ने पर तैयार हो जाएं, ये पॉसिबल है। पंजाब में इतनी बड़ी तहरीक उठ खड़ी हो, अब मैं नहीं कह सकता इतनी बड़ी तहरीक उठेगी या नहीं। आसार हैं कुछ? आसार नहीं, आसार अभी तक नहीं है। लेकिन हम मुस्तकबिल के बारे में 100% पेशगोई नहीं कर सकते कभी भी। लोग आज नहीं गए ना इमरान खान साहब के वो उस इस्तकबालिया में जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें नहीं गए ना। लोग भी नाराज़ हैं, महंगाई की वजह से नाराज़ हैं। तो अगर तो वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और ये भी मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो सिचुएशन क्वालिटेटिवली चेंज हो सकती है। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। क्या? मैंने बहुत गौर किया, सारा दिन आज इस पर गौर करता रहा। शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार कैसे मिल सकता है जो इंडिया के मामले में जिनका एटीट्यूड ये है, जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, बाद में उसकी बजाते हैं जो मर्जी पेश करते फिरने हैं। वो फ़ौज जिसके 7,000 जवानों ने सीनों पर गोलियां खाकर इस मुल्क को बचा लिया,
देखिए कोई पार्टी कितनी पॉपुलर हो, फौज इतनी पॉपुलर नहीं हो सकती। देखिए फौज का ब्लंडर अपनी जगह, उनको कोई हक नहीं था इस मुल्क पे हुकूमत करने का। उन्हें अब भी सियासत में किसी तरह का अमल दखल नहीं होना चाहिए। मगर खुदा के बंदो, तुम अपनी कोई मॉरल अथॉरिटी तो कायम करो, कोई काम तो करो ना। जैसे खान साहब हैं, सुबह दोपहर शाम एक राग हमें सुनने के लिए मिलता है, छोड़ूंगा नहीं। पकड़ा आप किसी को सके नहीं जी, जो जिसको पकड़ना था वो भाग के लंदन चला गया। रिकवरी आप कोई कर नहीं सके, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती। चलो कोरोना हुआ, उसके असरात हुए, पिछले कर्जे थे उनके, वो हम मानते हैं। लेकिन आपके पास गाने के लिए सिर्फ एक गीत है, आपके पास कोई मजिस्ट्रेसी निज़ाम नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है कि भाई चीनी जो है वो कितनी बढ़ गई, टमाटर, प्याज, आलू, हर चीज कहाँ बढ़ गई। और अब आप कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और भाई सिस्टम बनाओ, अल्लाह के बंदे, सिस्टम। चले आपने सिस्टम रोकता है। आपने बात छेड़ दी है। आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ट्वीट सुने, कीमतों में इजाफे की वजूहात का तयन कर रहे हैं। अभी सवा दो साल में तयन, वो कहते हैं अभी पता किया जाएगा कि इजाफे की वजह क्या बनी, स्मगलिंग थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी या रसद की कमी थी। क्या आप वज़ीर आज़म, किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2-2.5 सालों में इस किस्म की गुफ्तगू करें? नहायत एक आम पाकिस्तानी, नहायत मामूली इल्म आदमी रखने वाला उन्हें बताता हूँ, रसद की भी कमी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कमी है, मॉनिटरिंग की भी कमी है, और स्मगलिंग भी है। और स्मगलिंग डट के स्मगलिंग हुई है। अफगानिस्तान गंदम गई है, सेंट्रल एशिया गई है, ईरान गई है, अब आप रूस से मंगवा रहे हैं। अच्छा, फिर आपने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, वो भी एक वजह है। आपके गलत फैसले भी उसकी वजह है। गंदम का आपको बर वक्त अंदाज़ा नहीं हो सका कि पैदावार कितनी होगी, जो पैदा हुई वो भी स्मगल हो गई, उसका भी एक काबिल जिक्र हिस्सा स्मगल हो गया। फिर आपका फैसला गलत था 1400 रुपये पे खरीदने का। जब मार्केट प्राइस उसके, जब मार्केट फोर्सेस प्राइस का तयन करती है, 1400 रुपये उसका तयन कर रही थी मार्केट फोर्सेस। पिछली हुकूमतों का भी अमल दखल है। कोई पाकिस्तान में कोई 70-80 हज़ार एकड़ पे कवर्ड फार्मिंग सब्जियों की शुरू हो गई थी, सब्जियों की फरावानी हो रही थी, इंडिया से इजाज़त दे दी। भाई वक्ती तौर पे तो फ़ायदा, वक्ती तौर पे तो अभी इंडिया से इजाज़त दे दो सब्जियाँ मंगवाने की, तो सब्जियाँ सस्ती हो जाएंगी। लेकिन आपने अपने लोकल जो ताजर हैं और सब्जियां उगाने वाले काश्तकार हैं, उनको पालना है या गैर मुल्कियों को पालना है? आपने ये 17वीं सदी का आबपाशी का निज़ाम है, उसमें इस्लाह की इब्तिदा, जैसे पुलिस में, अदलिया में, मैं कहता हूँ सिविल सर्विस में, किसी चीज़ में इस्लाह का आगाज़ नहीं किया। ज़राअत में आपने बिगनिंग ही नहीं की, यानी उसका बीज न होने की वजह से, कपास का अच्छा बीज न होने की वजह से हम कितनी गांठें मंगवाएंगे? 1 करोड़ के करीब गांठें कपास के हम इंपोर्ट करेंगे। हम एक एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जिसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल है, हम 1 करोड़ गांठें जो हैं वो तकरीबन 80-90 लाख गांठें इंपोर्ट करेंगे कपास की। आपको ख्याल नहीं आता वज़ीर आज़म साहब कि उसका बीज कपास का कोई ऐसी चीज़ नहीं है? ना गंदम का अच्छा बीज को इतना बड़ा मसला, कपास के बगैर तो इंडिया की पैदावार दुगनी हो गई, हमारी 1/3 रह गई है 10-12 साल। जब चीज को तरजीहात में शामिल ही नहीं हारून साहब, फिर उसका क्या हो सकता है? नहीं, एक तरजीह है ना, छोड़ूंगा नहीं बस। तो वो कर तो रहे हैं, ऑपोजिशन बारी बारी अंदर जा रही। बिलावल ने भी कहा कि जेल भर लो, तैयार बैठे हैं। नहीं, जेल वो तो क्या भरेंगे, देख रहे गिरफ्तारियां तो सूबाई हुकूमत ने करनी, वो सिंध की जेलें भरेंगे, अपने आदमी से कहेंगे कि आ जाओ गिरफ्तारी दो। किसके खिलाफ गिरफ्तारी? वो कह रहे मुल्क की तहरीक अब जब चल निकलेगी PDM के जरिए हुकूमत को घर का रास्ता देखिए, वो तो देख लेंगे, सारी दुनिया देख लेगी। मामला पंजाबी में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी की अंग्रेजी उर्दू में कहते हैं, और पंजाबी में कहते हैं चंद चढ़िया को लालम देखे। कोई चीज छुपी तो नहीं रहती। वकला को भी दावत दी गई है कि हमें अकेला ना छोड़ा जाए, तन्हा ना छोड़ा जाए, हमारा साथ दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वकला की भी खिदमात के लिए बात की है। देखिए, वकला को मेरे लिए तो कहना मुश्किल है कि वकला को अदालतों का बाइकाट करेंगे, कुछ करेंगे। कुछ ना कोई वकला अपना रोल तो चाहते हैं। पिछले दिनों आपने क्लिप देखा था जिसमें एक वकील जो है जज की इस तरह तजलील कर रहा है कि इस तरह कोई बास अपने PN की तजलील भी नहीं करता। जी जी, वो वकला अपना एक रोल तो चाहते हैं। ये माशरे की साख्त ऐसी हो गई है कि इसमें हर तबका अपना रोल बढ़ाना चाहता है।
एक नी मनारकी की सी कैफियत है। हुकूमत की रिट कहाँ है? हुकूमत की रिट कहाँ है? वो सिविल सर्विस कहाँ है जो अहकामात नाफिज किया करती है? कोई आज मैंने एक साहब से पूछा कि आप सरकारी अफसरों से राब्ते में रहते हैं? उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा हाँ रहता हूँ। उन्होंने कहा जिस डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की, उसने कोरोना के बारे में बात की, पटवारियों के बारे में कुछ बात की, फलां चीज। प्राइस कंट्रोल में मेरे साथ किसी ने बात नहीं की। चले मैं कोशिश करती हूँ अगर प्रोड्यूसर साहब हारून ख्वाजा साहब को भी हमारे साथ ले लें तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हारून साहब, आवाज़ें उठ रही हैं कि नून लीग के अंदर से लोग कुछ हैं बगावत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उधर वो कह रहे हैं ख्वाजा साहब, नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद है। 5 तो उन्होंने निकाल ही दिया और उसमें बड़े गुस्से का इजहार किया वफादारों ने। लेकिन ये है कि उनका मौका भी है कि फौज के खिलाफ बात करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। हाँ, अपने इदारों के उधर उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि एक वजीर ने टेलीफोन किया है। अच्छा। और उसने कहा 10-11 आदमी मेरे साथ हैं। अच्छा। और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का एक साथी को फोन किया। अच्छा। मुझे तो यानी जो इशारा उन्होंने करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता इसमें सदाकत है या नहीं। इशारा उन्होंने करने की कोशिश की वो तो शाह महमूद की तरफ है। शाह महमूद ही हैं जो अपने सारे ऑप्शन ओपन रखते हैं। लेकिन ये कि शाह महमूद मौजूदा हालात में कैसे करेंगे टेलीफोन, और 10-11 आदमी उनके साथ आए भी नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आता। देखिए रास्ते क्या हैं। नो कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल है। ठीक है, इमरान खान को निकाल के एक फार्मूला ये कि उसकी पार्टी का दूसरा आदमी लाया जाए, ये नामुमकिन है। पार्टी तो खड़ी इमरान खान साहब के ऊपर है, कोई शुबा नहीं है इसमें, कोई शुबा नहीं है। कुछ भी कहें, ये कुछ भी कहें, ये पार्टी उसी के नाम पे खड़ी, उसी ने बनाई, उसी ने चलाई, उसी के गिर्द वर्कर जमा है। ये भी नहीं हो सकता। तीसरी सूरत ये है कि वो इतना तवील एजिटेशन करें, अगर वो ये कर गुजरे और इस्तीफे दे दें तो नए इलेक्शन की तरफ बात जा सकती। मामला संगीन भी है और पेचीदा भी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। फाइनली मेरा ख्याल है अपोजिशन में और हुकूमत में मुज़ाकरात होंगे, इसके सिवा कोई क्या बात कर रहे हैं? सब सड़कों पर निकल रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप वापसी पे ऐसी बातें करेंगे, मुझे ब्रेक में देर हो जाती है। फिर ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आके हारून साहब ने जो बात की है इसके ऊपर भी हारून साहब से जवाब लेंगे कि क्या इसकी वजह क्या है। मगर इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर तफसील से बात करेंगे और CCP लाहौर की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं पुलिस को बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर तफसील से बात करूंगी। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई के ऊपर बात करेंगे। हारून साहब इस वक्त हारून ख्वाजा साहब हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हारून ख्वाजा साहब बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। हारून ख्वाजा साहब से जरा सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर आपसे भी जो आपने नुक्ता छोड़ा था उसमें मैंने आगे बात बढ़ा। अच्छा, मेरी तो उनसे जो सवाल जवाब करें, मेरी जवाब तलबी करें। अच्छा, ख्वाजा साहब 23-24 बरस तक आपने रिसर्च की है। वैसे तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है, गवर्नेंस कैसे ठीक हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये फरमाइए कि ये FBR का कोई इलाज इस नीले आसमान के नीचे मुमकिन है क्या? ये कोई इसे हाथ नहीं डालता, कोई इसे छेड़ता नहीं है, कोई इसकी इस्लाह की कोशिश नहीं करता, कोई हल इसका मुमकिन है? जनरली इट इज़ बिलीव्ड कि आधे के करीब पैसे ये खा जाते हैं और आधा मुश्किल से, आधे से भी कम जो है ये जमा कराते हैं। जी बहुत शुक्रिया हारून साहब। रिसर्च में वाकई मुझे 24 साल हो गए हैं। मैं बैकग्राउंड में रह के पाकिस्तान की सियासत में रहा हूँ और रिसर्च करता रहा हूँ। एक पाकिस्तान प्लान बनाया है जिसमें ये रिसर्च करके आउटकम निकाली है कि 36 महीने के अंदर पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है उसको सही पटरी पर डाला जा सकता है। उसके हमने समराइज करके 14 पॉइंट्स बनाए हैं कि करने को तो 200-250 चीजें हैं, लेकिन हर चीज में हाथ मत डालें। इन 14 आइटम्स के अंदर हाथ डालें और उनको भी प्रायोरिटाइज कर दिया गया है। यानी कि पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो 1 है, फिर 2, 3, 4। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो टॉप 4 चीजें हैं, जिसमें जो टॉप 4 चीजें हैं उसके अंदर कोई ज्यादा अव्वल तो पैसे लगने नहीं है, लगने तो बहुत कम लगने हैं। यानी कि नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म है। ये जो FBR की भी जो बात आप करें ये उसी के अंदर आ जाती है।
अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म, मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले तकरीबन को 18-20 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म करने की, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बराए नाम सिर्फ नाम चेंज करके तो वो समझते हैं कि जी रिफॉर्म हो जाएगा। और बेशतर जो ये एफर्ट्स हैं ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने किए हैं। आजकल भी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वही कर रहे हैं इसके ऊपर, तो उसका कुछ निकलने वाला नहीं। नंबर 2 आइटम जो है वो पॉपुलेशन है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस रफ्तार से 3% से ऊपर से ग्रो कर रही है, ये आप समझे एक मरीज है जो कि ब्लीड कर रहा है, और हम उसका हार्ट कभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किडनी की तरफ जा रहे हैं, कभी उसकी टांग मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी ब्लीडिंग कोई नहीं रोक रहा। तो आप सोचिए वो मरीज कैसे सेहतयाब हो सकता है। नंबर 3 चीज, जस्टिस एट डोर स्टेप। ये जो हमारी निचले लेवल की जो हमारी हाई जुडिशरी है वो तो बहुत बेहतर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तो माशाल्लाह वर्ल्ड लेवल के हमारे जजेस हैं, लेकिन जो हमारी निचली, जिससे आम जो बंदा है उससे रोज डे टू डे जो रोजमर्रा के उससे डील करना पड़ता है, वो इंतहाई इस वक्त खस्ता हाल में है। और नंबर 4 चीज, ये मैं पहली दफा शेयर कर रहा हूं आपके फोरम से, री राइट पाकिस्तान बजट। पाकिस्तान का जो बजट डॉक्यूमेंट है वो यूनाइटेड नेशन से पहले भी जब लीग ऑफ नेशंस होती थी उनका एक फोटो कॉपी दिया हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर बनता है। और ये पलंदा जो है आज तक कोई ना उसको पढ़ता है, वो रबर स्टैम्प करके असेंबलीज उसको पास कर देती हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये ना फॉलो होता है, ना इसमें कोई प्लानिंग होती है। सो ये 4 चीजें हमें करने की जरूरत है, इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगने। अब आ जाए आप FBR की तरफ। नहीं, ये लोग समझते ही नहीं है, किसी ने परवाह ही नहीं की। इसकी वजह क्या है? कोई इस काबिल रुझान ही नहीं है इसका तरफ। प्राइमरीली हारून साहब वजह ये है कि जो हमारे सियासतदान आते हैं वो जितने मर्जी मुहब्बे वतन हो और चाहें, लेकिन उनके पास ये टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ नहीं है। और जो वो फिर एडवाइजर्स लेकर आते हैं वो बाहर से सूडो इंटेलेक्चुअल्स उठा के ले आते हैं, उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का कुछ पता ही नहीं होता, ना उन्होंने पाकिस्तान में काम किया होता है। मैं भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज का पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी बाहर के मुल्कों में, मैं 7 कंट्रीज 7 सिटीज 4 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट्स में 1986 से काम कर रहा हूँ। लेकिन जब तक मैंने पाकिस्तान आके मैंने 20-22 साल काम नहीं किया, मुझे इसकी इकोनॉमी की समझ नहीं आई है। ये आप वो जो आप बैगन फिशर की इकोनॉमिक्स दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उसको आप पाकिस्तान में नहीं अप्लाई कर सकते। तो असल वजह मेरे ख्याल से ये है कि उनको जो ग्राउंड रियलिटीज है उसका पता ही नहीं है। तो अब आ जाए FBR की तरफ। FBR सबसे अहम है। FBR जब सारा पैसा ये FBR ही खा जाता है और टैक्स कलेक्शन वो करता ही नहीं है, तो मुल्क चले किस तरह? जी सही कह रहे हैं हारून साहब। मैं आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूं करूं। सो एक आप समझे कि एक घर है, उसमें 10 लोग हैं और एक बच्चा जो है वो कमाता है, उसको हम आम फहम जबान उसको कमाऊ पुत कहते हैं यहाँ पे। अब अगर आप सोचे वही बच्चा जो कमा के ला रहा है, वो जब कमाई लेकर आता है महीने के बाद, तो उसको सारे झटकियां भी देते हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसको गालियां भी निकालते हैं और उसको कहते हैं तू तो चोर है। सोचे वो क्या उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो तो यही कहेगा ना भी घर बैठ जाओ, मुझे क्या जरूरत है जाके मेहनत मजदूरी करने की। तो आपका जो टैक्स, जो भी थोड़ा बहुत टैक्स इकट्ठा होता है वो यहाँ के बिजनेसमैन देते हैं। वो बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, सबसे पहले उनको FBR से डील करना पड़ता है, वो उनको हरास करते हैं। उसके बाद उनके ऊपर इल्जाम लगता है जी आप टैक्स इवेजन करते हैं, आप टैक्स चोरी करते हैं, आप चोर हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो जो बिजनेसमैन है वो क्यों यहाँ पे एक्सपैंड करेगा? वो तो सिर्फ उतना ही काम करेगा कि उसकी दाल रोटी चल सके और बच्चे स्कूल जा सके। वो यहाँ पे कभी एक्सपैंड नहीं करेगा। आप दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे तो बिजनेसमैन का लेवल उसको इतनी इज्जत दी जाती है, वो पॉलिटिशियन से भी ऊपर होता है। सारे सियासतदान उसके पीछे इसलिए होते हैं क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, वो उनके हलकों में जॉब्स क्रिएट करते हैं, वही टैक्स देते हैं। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, हर बिजनेसमैन को चोर कहते हैं। अरे भाई आपकी सैलरीज, आपकी गाड़ियों को पेट्रोल भाई उनके दिए हुए टैक्सेस से जा रहा है। वो चाहे वो जितने भी हैं, थोड़े हैं, कम हैं, जितने भी हैं, ज्यादा हैं, भाई उनके टैक्सेस से जा रहा है। आप उनको कैसे गालियां निकाल सकते हैं? अगर निकालेंगे तो उनको दिल बर्दाश्ता होंगे, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अगेन थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। एक और हारून साहब, ये एक टर्म है नहीं, FBR को ठीक कैसे करें? इसका हल क्या होना चाहिए? जी हारून साहब, FBR ठीक नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। जिसने FBR ठीक करने की कोशिश की तो वो खुद खराब हो जाएगा, FBR ठीक नहीं होगा। ऐसा क्या है हारून खाजर साहब, ऐसा तो क्या मामला है? किया जाए? अगर उसको ठीक भी नहीं किया जाए तो इसके हाल पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। क्या किया जाए? जी मेरी सजेशन इसमें ये, मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि देखें,
ये दुनिया के किसी मुल्क में आप टैक्स देने जाएं, किसी मुल्क में आप टैक्स पेयर का शक्ल कभी भी नहीं देखते। सिर्फ पाकिस्तान है जहां पे आप टैक्स देने जाएं तो सामने जनाब टेबल के उस तरफ एक वो टैक्स मैन बैठा होता है कि जी इसको टैक्स देना है, और वहीं पे निगोशिएशन शुरू होती है, वहीं पे हरासमेंट शुरू हो जाती है। सो अब तो बहुत ही एडवांस्ड और आईटी रिलेटेड सिस्टम निकल आए हैं। मेरी सजेशन ये है कि एक ब्रांड न्यू इदारा बनाया जाए जो कि वर्ल्ड लेवल का इदारा हो, उसके अंदर बहुत कम लोग हों लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हों और होशियार और इंटेलिजेंट लोग हों और आईटी से लिंक्ड हो वो सारा इदारा। इस प्रोफेशनल इदारे का काम हरास करना ना हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो टैक्स पेयर को, और आपके 70% टैक्स जो है वो 300 कंपनियां देती हैं। और मेरी सजेशन ये है कि उन 300 कंपनियों को उठा के इस नए इदारे में फौरन डाल दिया जाए ताकि उन 300 कंपनियों को जो वर्ल्ड लेवल की सर्विस है वो दी जाए। अब वो जो बाकी आपके लाखों टैक्स पेयर हैं वो भी चाहेंगे कि वो इस इदारे के अंदर आ जाएं और वो सिफारिशें कराएंगे जी कि हमारी जान छुड़ाएं इस FBI से, हमें उस नए इदारे में डालें। उस वक्त आप उन लोगों को कहें कि अगर आप इस इदारे में आना चाहते हैं तो फुल डिस्क्लोजर करें, ट्रांसपेरेंसी शो करें, तो हम फिर उधर लेकर जाएंगे। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच हारून खालिद साहब, थैंक यू सो मच। जी हारून साहब बताइए। अब इस पे क्या बताइए, जो उन्होंने बात कर दी है वही आगे लेके चलते हैं। मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स है हारून साहब, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को सर्जरी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को 4-5 हारून ख्वाजा जैसे लोगों की ज़रूरत है और वो लोग मौजूद हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे बेहतर लोग शायद कुछ लोग तजवीज़ कर सकें। ऑब्वियसली जिन लोगों ने ज़्यादा दुनिया देखी है, ज़्यादा लोगों से मिले हैं, 4-5 मुखलिस लोगों की ज़रूरत है। ठीक है। इस काबीना के साथ, इन साथियों के साथ ना वो कामयाब सियासत कर सकते हैं, ना वो इकानमी को बेहतर बना सकते हैं, ना वो मुल्क का मुस्तक़बिल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हारून साहब। वक्त खत्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।